मेरी मौसी का बेटा शहर पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाज़ार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठी तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पे आ गया। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था, मैं मान ही नहीं सकती। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ की ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा, तो मैं सुनकर ही चक्कर सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के विदेश में थी। वो साल में बस कुछ महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बात मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश में थे। मैं डॉक्टरनी से कुछ न कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती। मोनू मेरा सगा भाई था। मेरी सगी छोटी मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजबान मौजूद को किसी लाश की तरह घसीटकर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। मैं डोरबेल बजाई। मोनू ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैंने पहले तो आपका खाने का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दो। वो मुझसे बात करता रहा। मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। मोनू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोनू की इस बात पर मैं चौंक गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है। मैं अपने कमरे में जाके रही थी कि मोनू से यह कहकर अपने कमरे में चली गई कि अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान मौजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मोनू मेरा सगा भांजा था, मेरी मौसी का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हुई तो जब मेरी मौसी की शादी पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी का ससुराल काफ़ी दूर था और एक गांव था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी मौसी, हाँ आप मोनू को अपने पास रख लो, वहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और मोनू मेरा भंजा भी था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना दोनों सिर हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से मोनू मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब भी उठती हूँ
तो बहुत खुश होती हूँ। तब मोनू मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सीने के बाद कुछ करता है। टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरी आंखों में आंसुओं का गोला, जिसकी वजह से मेरे अंदर से घुटन महसूस होती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके थे कि हवस के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसकी बहन हूँ, यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन ही हूँ। वो मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। इससे कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक तरह से पागल हो चुकी थी और मुझे उसका बचपन याद आने लगा था, जब वो मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में ही उसका ज़्यादा वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी और वो मौसी सबसे पहली औलाद थी, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी, तब वो नया कॉलेज में गया था। मुझे राजू के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी थी और ये लंबे चौड़े गुबरू जवान है, ऊपर से बड़े बड़े गुस्सैल दाढ़ी वाले। दीदी, राजू जीजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे राजू के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता। मैं उसे बस यूं ही घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया तो मुझसे रात देर तक बातें करता रहता, हंसता था, मजाक करता था और भी यही कहता कि मुझे लगता है कि राजू जीजू ने परदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ ऐसा घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी मोनू मेरे दरवाजे पर लॉक कर अंदर आ गया। अब भी उसके साथ में हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल आवाज़ में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डरकर पीछे हट गई, जैसे ना जाने क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ डॉक्टर ने सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई भी ऐसा वक्त से गुजरता तो उसे डर ही जाता। मैं अकेली उस वक्त मोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया। क्या बात है, आप इतना घबराए क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? ये दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। मोनू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर अपना ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएंगे वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरी सख्त लहजे में वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे है वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे वो बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकालूं। लेकिन मैं चाहती कि इसके रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जागने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाथ दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ। आपने दोबारा दूध से पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गंदी
नली की तरफ खुलती थी। मेडिसिन भी दराज में रखकर नाइट बॉल करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब मनु मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। उसका इंतज़ार करके मैं तंग आ चुकी थी। मुझे नींद भी आने लगी थी, इसलिए सोचा खुद ही दिखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन में खाली सा था। सामने का कमरा मोनू का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वही बातें घूम रही थी कि मौसी का मुझे पहली बार फोन आया। कहने लगा मोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि इस हक में नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने का इजाज़त दो। कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा मोनू सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे की आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसे देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहम दिखाते हुए हमें भर ली थी। मोनू मेरा भाई ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरे सगे भाई से भी बढ़कर था और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसके पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट मेरी मौसी दिल की मरीज है। अगर यह सच जानती तो मोनू ने मेरे साथ क्या किया है शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि मोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैं अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़े ज़ोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। जब दरवाज़ा खोला तो सामने देखा मोनू मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? आपने उसका मुझ पर रूप जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन था मुझे इस तरह से बात करने वाला? मैं शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब न पूरी होने की वजह से यूँ उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज़ में बोला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज़ दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने वाले तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तीखी आवाज़ में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चे वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर आते औरत बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाज़ार से कुछ लाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से मोनू आया था मैं हर काम मोनू से ही कहती थी। उस वक्त वो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना ऑपरेशन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रेखा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी कि वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मौसी को तो मैं सच बताती तो वो सह ना सकती। अगर पति को सब कुछ बताती तो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानता।
मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कशमकश का शिकार थी कि मैं जानती थी कि मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, तो इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही मोनू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वो हैरान सा होकर रह गया। आप यह क्या कर रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे मोनू की मेरे लिए फिक्रमंदी की खल रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं कमरे में आकर सो गई। अब कमरा लॉक करके ही सोती थी। कुछ देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सूझा, मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरा मुंह हाथ पर रख दिया। अब तो मैं बदहवास हो गई। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं होश खो चुकी। मेरे सामने मेरा पति था। राजू कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मोनू ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुमने दरवाजे लॉक करके सोई थी? राजू की बात का क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त से हो गई थी, इसलिए राजू के गले लगाकर मैं बहुत रोने लगी। मैं तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उसके बिना उदास होने लगी थी, इसलिए वो उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो सब जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगा। सुबह जब मैं उठी तो राजू अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाना था, लेकिन राजू की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब यह सोचकर परेशान थी कि राजू से क्या बहाना बनाऊंगी और कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान से बाहर लाउंज में बैठी थी, तभी मोनू किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू की सरप्राइज़? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म के मुंह पे जो आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैंने ऐसा क्या भी किया कि आप मुझे इस तरह से बात कर रही है? मोनू की बात पर मुझे उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। राजू अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मोनू अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके सामने चेहरे से टकराकर ज़मीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो। और अपनी गंदी चेहरा लेकर राजू के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से, मैंने गुस्से से दबी दबी आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि राजू को इस बात की भनक भी लगे। मोनू वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली।
जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता राजू आंगन में आ गए, पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा मोनू के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही तन से जुदा हो गई। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, राजू तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकराकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी थी। राजू बड़ी संदिग्धी से मुझे देख रहे थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मोनू भी वहीं खड़ा था। मैं राजू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है राजू, मोनू मुझे नींद की मेडिसिन देता था, मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े राजू से माफ़ी मांगी थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में लिया और कहे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी की और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही मोनू ने कुछ ऐसा किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो, बस एक अलग रिपोर्ट की अदल बदल है। ये सब गलतफहमी है। मोनू की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आया और कहने लगा, आपकी सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे अपनी बहन और आप में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने देखा कि किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप मेरी बहन की जगह है। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा कि मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता हूँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरे बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपने बचपन अपनी माँ की गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे ही मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती तो मैं कभी यहाँ नहीं आता और रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भाई के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने, लेकिन मेरे दिमाग में यह भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा लेती होती तो ऐसा न होता। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।